नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने वैदिक सभ्यता प्रारंभ कर दी थी और उसमें हमने एक बेसिक सा परिचय देखा और आर्य कौन थे, आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे, आर्य कहाँ से आए, है ना, ये देख लिया था। आज हम देखेंगे आर्यों का प्रसार क्षेत्र की, क्योंकि हमने उत्पत्ति में देखा था कि आर्य जो थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। ये सर्वमान्य मत माना गया था, है ना। अब मध्य एशिया से थे तो किस प्रकार से वो भारत में आए, किस प्रकार से अपने को स्थायित्व उन्होंने प्रदान किया और किस प्रकार उन्होंने अपना जो है यहाँ पे अपनी एक सभ्यता बसाई, ये हम आज पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता का प्रसार, है ना। तो आइए हम बिना देरी किए हम आते हैं वैदिक सभ्यता के प्रसार की ओर। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रारंभिक क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना प्रारंभिक क्लासेस देखें सीधा यदि आप इस क्लास पे आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप पहली क्लास से ही देखें। और चूंकि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं तो उनको भी जरूर देखें और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं, ताकि वो नोट्स आपके हमेशा काम देंगे। इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जैसी एग्जाम भी इन नोट्सों से अच्छे से पास हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि इस क्लास से संबंधित जो सूचना होती है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़रूर डाल देता हूँ। आप जो कॉर्नर में नंबर देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके और जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज की क्लास का टाइटल डालता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आज की क्लास का टाइटल रहेगा वैदिक सभ्यता का प्रसार, वैदिक सभ्यता का प्रसार, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के प्रसार में हम जानेंगे विद्यार्थियों आज कि कैसे वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ। देखिए साथियों, बात ऐसी है कि ये माना जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अब मध्य एशिया से वो विभिन्न कारणों के चलते वो भारत की तरफ आए, भारत में आए। भारत का जो सप्त सैंधव क्षेत्र था यहाँ पे वो आए और यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, साधारण जनता, दस्यु और कुछ पणी लोग, पणी जिनको व्यापारी कहा गया है, व्यापारी जिनको पणी कहा गया है, इन लोगों से आर्यों का यहाँ पर आने के बाद संघर्ष हुआ। और चूंकि आर्य अपने के अलावा सभी को अनार्य मानते थे, इसलिए यह संघर्ष आर्य अनार्य संघर्ष के रूप में जाना गया। और चूंकि ऋग्वेद में भी कुछ अनार्य जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अज है, यक्ष है, पिशाच है, कुश है, किकिर है, इस प्रकार के कई अनार्य जातियों का उल्लेख भी मिलता है। तो उससे स्पष्ट भी होता है कि कहीं न कहीं आर्य अनार्य संघर्ष हुआ होगा। और इस आर्य अनार्य संघर्ष में आर्य जीत गए। आर्य ने जो अनार्य थे उनके अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश की स्थानीय निवासी थे, साधारण जनता थी, पणी थे, दस्यु थे, इनको अपना दास बना लिया। और इस प्रकार से वो तो बन गए दास, यहाँ के स्थानीय निवासी। और जो मध्य एशिया से आने वाले लोग थे जिनको हम आर्य कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना है जो प्रसार किया और वो उन्होंने एक सभ्यता बसाई। लेकिन उनके मध्य भी कालांतर में संघर्ष हुआ, आर्य आर्य संघर्ष जो जिसको हम कहते हैं। और आर्य आर्य संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण ऋग्वेद में भी हमको मिलता है, दासराज्य युद्ध के बारे में, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो इस प्रकार की बातें थी। तो किस प्रकार से इनका प्रसार हुआ, कैसे क्या आए, जो मैंने कहानी आपको सुनाई है उसको हम लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं, है ना, और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा साथियों कि देखो, इनका वैसे तो प्रसार क्षेत्र जो था वैदिक सभ्यता का प्रसार क्षेत्र की मैं बात करूं, प्रसार क्षेत्र की बात करें हम तो एक
बेसिक सा जो प्रसार क्षेत्र मैं आपको बताऊं तो इनका वर्तमान का अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान है ना, एक तो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और पाकिस्तान भी आ ही जाएगा फिर, है ना, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पंजाब है, पंजाब, हरियाणा है ना, पंजाब है, हरियाणा है, और इसके अलावा जो यमुना नदी का क्षेत्र है ना, ये यूपी वाला यमुना नदी का क्षेत्र है ना, यमुना नदी का क्षेत्र। प्रारंभ में जो वैदिक सभ्यता थी वो इन क्षेत्रों में ही विस्तृत थी, ठीक है, इन क्षेत्रों में ही विस्तृत थी। लेकिन किस प्रकार से आर्य मध्य एशिया से यहाँ पे आए और अनार्यों के साथ, यानी कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को उन्होंने अनार्य कहा, तो किस प्रकार से उनके साथ संघर्ष हुआ और उसको हम आर्य अनार्य संघर्ष के रूप में जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसमें आर्य अनार्य संघर्ष, हेडिंग हम यही डालते हैं, आर्य अनार्य संघर्ष, है ना। तो कैसे कैसे इनका देखिए विस्तार होता है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, आर्य आर्य अनार्य, आर्य अनार्य संघर्ष, है ना, आर्य अनार्य संघर्ष हेडिंग डाल देते हैं। और इसमें देखिए यही लिखेंगे कि जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए, देखिए क्या क्या लिखते हैं, देखिए इसमें आपको सीधा समझ में आ ही जाएगा। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जब आर्य मध्य एशिया से जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो उनका यहाँ के स्थानीय निवासियों, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, स्थानीय निवासियों, अब स्थानीय निवासियों में कौन कौन आएगा, देखिए स्थानीय निवासियों में हम बात करें तो विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों में जो आएंगे वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा। जैसे एक तो साधारण जनता ही आएगी, साधारण जनता, है ना, साधारण जनता आएगी। इसके अलावा मैं बात करूं जो ऋग्वेद में हमको मिलता है दस्यु शब्द मिलता है, दस्यु लोग थे, कहते हैं ये दास थे, है ना, दस्यु, अभी दास बनने नहीं थे लेकिन अभी बनाए जाएंगे, है ना। साधारण जनता, दस्यु, व पणी लोग, है ना, पणी जिनको हम लिखेंगे व्यापारी, है ना, व्यापारी जिनको पणी कहा गया है ना, पणी। इन लोगों को जो है इन्होंने इन लोगों के साथ इनका क्या हुआ, संघर्ष हुआ। जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो उनका यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, स्थानीय निवासियों में ये लोग आ गए, स्थानीय निवासियों के साथ, स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष हुआ, है ना, स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष हुआ। और चूंकि ये जो आर्य थे वो यहाँ के स्थानीय निवासियों को या अपने अलावा सभी को अनार्य समझते थे, है ना, चूंकि आर्य अपने अलावा सभी को अनार्य समझते थे, सभी को अनार्य समझते थे, इसलिए यह संघर्ष क्या कहलाया, यह संघर्ष आर्य अनार्य संघर्ष कहलाया। इसलिए यह संघर्ष आर्य अनार्य संघर्ष, इसलिए यह संघर्ष आर्य अनार्य संघर्ष कहलाया, है ना, आर्य अनार्य संघर्ष कहलाया, ठीक है। इसलिए यह संघर्ष क्या कहलाया, आर्य अनार्य संघर्ष कहलाया। अब चूंकि ऋग्वेद में भी कई अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, थोड़ा सा पैराग्राफ बदल लेते हैं।
पैराग्राफ बदल लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से हम लिखेंगे ऋग्वेद में कई अनार्य जातियों का, ऋग्वेद में कई अनार्य जातियों का उल्लेख हुआ है जैसे हम बात करें, एक तो यक्ष है ना, कौन सी है, यक्ष है, जैसे यक्ष है, और पिशाच है, यक्ष है, पिशाच है, और जो है यक्ष, पिशाच, और कुश है, किकर है ना, यश, पिशाच, कुश, किकर आदि, है ना, आदि। तो इतनी सारी जो है हमें अनार्य जातियों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। तो ऐसा लगता है कि फिर जरूर आर्य अनार्य संघर्ष हुआ होगा, ठीक है। इस आर्य अनार्य संघर्ष में क्या हुआ कि आर्य लोग जीत गए, है ना। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इस आर्य अनार्य संघर्ष में, इस आर्य अनार्य संघर्ष में आर्य जीत गए तथा इन्होंने अनार्यों को अपना दास बना लिया, यहाँ तथा इन्होंने अनार्यों को अपना दास बना लिया, ठीक है। और ऋग्वेद में दासों के भिन्न भिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम ऋग्वेद में दासों के भिन्न नाम देखने को मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम देखने को मिलते हैं। जैसे देखो क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें, एक नाम मिलता है अनासा। क्या नाम मिलता है? जैसे एक नाम मिलता है अनासा, है ना, अनासा नाम मिलता है। अनासा किसको कहा जाता था? तो अनासा कहा जाता था चपटी नाक वाले को कहा जाता था। किसको? चपटी नाक वाले को। अब बताइए, चपटी नाक वाले को, अब बताइए किसी की चपटी नाक है तो उसको अनासा कह दिया। आप बताओ। इसके अलावा एक नाम मिलता था, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे एदेवयु, एदेवयु का मतलब होता है देवताओं को नहीं मानने वाले, है ना, देवताओं को नहीं मानने वाले, एदेवयु, या जो देवताओं को नहीं मानने वाले आ जाएंगे एदेवयु में, है ना, देवताओं को नहीं मानने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे देवताओं को नहीं मानने वाले, है ना, देवताओं को नहीं मानने वाले हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं एदेवयु के अलावा, एकर्मन, एकर्मन, ठीक है, एकर्मन हो गए।
अकर्मण कौन है? कर्महीन, कर्महीन जो दास थे, वो कर्महीन मनुष्य जो थे वो दास कहलाए, वो अकर्मण कहलाए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कर्महीन, कर्महीन, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं मृध्रवाच, मृध्रवाच, है ना, मृध्रवाच, मृध्रवाच, है ना। मृध्रवाच का मतलब होता है निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले, है ना, जो कटु वचन बोलता हो, है ना, गाली गलौच, अश्लीलता वगैरह। यहाँ पे हम बोल सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले, निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले। इसके अलावा मैं बात करूं तो अदेवयु, अकर्मण, अब्रह्मण, है ना, अब्रह्मण, ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है जो धार्मिक जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उनको नहीं मानने वाले, है ना, ठीक है, यानी कि या हम वेदों को नहीं मानने वाले लिख सकते हैं अब्राह्मण में, वेदों को न मानने वाले, ठीक है, वेदों को न मानने वाले, वेदों को न मानने वाले, ठीक है, अब्राह्मण। इसी प्रकार हम और इसमें बात करें तो बहुत सारे नाम मिलते हैं, ना, अनासा, अदेवयु, अकर्मण, अब्राह्मण और अयज्वन, है ना, अयज्वन, अयज्वन, अयज्वन। अयज्वन का मतलब होता है यज्ञ न करने वाले, है ना, यज्ञ न करने वाले। यज्ञवन का मतलब होता है यज्ञ न करने वाले, है ना, ठीक है। और इसके अलावा शिशनदेवा, जो लिंग की पूजा करने वाले, उसको भी दास मानते थे, है ना, लिंग पूजा यहाँ पे नहीं होती थी एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं शिशनदेवा, है ना, शिशनदेवा, ठीक है, शिशनदेवा, ठीक है। शिशनदेवा कौन होते थे? लिंग पूजक, है ना, शिशनदेवा कौन होते थे? लिंग पूजक होते थे, शिशनदेवा लिंग पूजक होते थे, है ना। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें जो है देव अवयु, देव अवयु, है ना, देव अवयु, अन्य व्रत, है ना, अन्य व्रत, एक अन्य व्रत नाम और मिलता है, अन्य व्रत, जो वैदिकेतर कार्य करता हो, है ना, अन्य व्रत, ठीक है, अन्य व्रत, अन्य व्रत का मतलब होता है अन्य व्रत का मतलब होता है जो वैदिकेतर कार्य करने वाला, है ना, वैदिकेतर कार्य करने वाला, वैदिकेतर कार्य करने वाला। और एक है अवदेवयु, यानी देवताओं को अपवित्र समझने वाला, अवदेवयु, है ना। एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अवदेवयु, ठीक है। अवदेवयु कौन होता था? देवताओं को अपवित्र मानने वाले, है ना, देवताओं को अपवित्र मानने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे नाम जो है हमको ऋग्वेद में मिलते हैं, जो कि कौन थे, जो कि हमारे क्या नाम से दासों के नाम मिलते हैं। ये इस प्रकार से दासों के नाम है, ये ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार सवाल बन जाता है,
तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखें। ये क्या हैं प्यारे साथियों? दासों के प्रकार हैं ये, है ना। क्या हैं? दासों के प्रकार हैं। तो इनको मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। दासों के विभिन्न नाम हैं ये। क्या हैं? दासों के विभिन्न नाम। दासों के विभिन्न नाम हैं ये। ठीक है, दासों के विभिन्न नाम हैं ये, है ना। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार ऐसे मिलान करने के लिए आ जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जैसे एग्जाम में तो आ जाते हैं। आजकल फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेवल सबका समान ही होता है ना। लेवल सबका समान ही होता है। आजकल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है इतिहास का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, आप इसे अच्छे से उतारें और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्य अनार्य संघर्ष की हमने बात की। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, अब ये जो आर्यों की जो विजय हुई थी ना, और अनार्य यहाँ पे जीत गए, वो हार गए। अब स्थानीय जो लोग थे यहीं के रहने वाले, वो तो यहाँ पे हार गए, और बाहर से आने वाले, मध्य एशिया से आने वाले जो लोग थे, आर्य लोग थे, वो जीत गए। आखिर इस जीत के पीछे क्या कारण थे कि वो बाहर से आकर के भी जीत गए, और स्थानीय लोग जिनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान रहता है, कहाँ पे छुपना रहता है, कहाँ पे है जो खुले में युद्ध कर सकते हैं, इतना सारा पता होते हुए भी ये लोग क्यों हार गए और आर्य क्यों जीते? तो इसके हम कुछ कारण लिखें। देखिए, इसके कुछ कारण लिखे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। हम आर्यों की जीत के कारण क्या थे? देखिए, हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे आर्यों की जीत के कारण। आर्यों की जीत के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये है कि आर्य जो थे वो किलों से परिचित थे। किससे परिचित थे? आर्य जो थे किलों से परिचित थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आर्य जो थे किलों से परिचित थे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्य किलों से परिचित थे। किलों से परिचित होने से क्या हुआ कि किलों में अपने को महफूज रख सकते थे, और आम जनता किलों से परिचित नहीं थी, तो वो उनको आसानी से पराजित कर सकते थे। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखूं तो आर्य लोग जो थे, आर्य युद्ध में घोड़ों व रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों व रथों का प्रयोग करते थे, है ना। आर्य जो थे वो युद्ध में घोड़ों व रथों का प्रयोग करते थे, इस वजह से भी ये लोग जीते, है ना। इसके अलावा आर्यों के पास तीर थे, भाला थे, शिरोस्त्राण थे, ढाल थी, है ना, यानी कि युद्ध के उपकरण थे, इस वजह से भी ये लोग जीते, है ना। तो आर्यों के पास हम 3 नंबर पर डाल सकते हैं, जो आर्य थे, आर्यों के पास तीर भाला ढाल, शिरोस्त्राण आदि रहते थे, है ना। तो इनकी वजह से भी ये अपनी रक्षा कर सकते थे और युद्ध में आसानी से यह जो सामने वाले को पराजित कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं प्यारे साथियों, ऋग्वेद में एक यंत्र का नाम मिलता है पुरचरिष्णु, है ना। पुरचरिष्णु एक शब्द मिलता है जिसका तात्पर्य था कि किलों को गिराने वाला यंत्र, है ना। तो आर्यों के पास पुरचरिष्णु नामक एक यंत्र था जिससे यह किलों को गिरा भी सकता था। यदि सामने वाले थोड़े बहुत किलों से परिचित भी थे या अपने को जाके कहीं पर छुपाया भी, तो ये लोग जो थे वो किलों को गिरा देते थे, है ना। पुरचरिष्णु नामक इनके पास एक यंत्र था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आर्यों के पास पुरचरिष्णु
पुरचरिष्णु नामक किलों को गिराने वाला यंत्र था। किलों को गिराने वाला यंत्र था, है ना। किसमें ये जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से ये जानकारी मिलती है, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है ना। तो क्या था? पुरचरिष्णु था, जो क्या था? किलों को गिराने वाला एक यंत्र था। इसकी जानकारी हमें जो है ऋग्वेद से मिल जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पुरचरिष्णु क्या है? तो किलों को गिराने वाला एक यंत्र है। कई बार साक्षात्कार में, इंटरव्यू में भी इस प्रकार का सवाल जो है पूछ लिया जाता है कि पुरचरिष्णु से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये थे कुछ प्रमुख बातें। इसके अलावा जो आर्य थे वो अपने पास इन्होंने आर्यों ने सेना के भी कई भाग बना रखे थे, है ना। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये लोग कितने आगे थे समय से, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आर्यों ने सेना के कई भाग बना रखे थे। आर्यों ने सेना के कई भाग बना रखे थे, है ना। आर्यों ने सेना के कई भाग बना रखे थे, ठीक है। इस वजह से भी ये लोग जीते, है ना। हरियुपिया युद्ध में आर्यों के द्वारा अनार्यों को पराजित किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। तो ये इस बात का सीधा प्रमाण है। मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूं कि हरियुपिया युद्ध में आर्यों द्वारा अनार्यों को पराजित किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। हरियुपिया युद्ध में आर्यों द्वारा अनार्यों को पराजित किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में है। आपको याद हो, इस हरियुपिया के बारे में जिक्र मैंने हड़प्पा सभ्यता में किया था, और मार्टिमर व्हीलर जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये हरियुपिया हड़प्पा ही है। आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार फिर से आपके रजिस्टर के पन्ने पलटना और हड़प्पा सभ्यता में जाना आप, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हमने यहाँ पे की कि आर्यों की जीत के क्या कारण थे, वो हमने यहाँ पे लिख डाले, ठीक है। इस प्रकार से आर्य भारत में आए, अनार्यों को पराजित किया, उनको दास बनाया और आर्य भारत में बस गए, ठीक है। जब आर्य लोग भारत में बसे तो अब क्या हुआ कि क्योंकि मानव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि वो किसी न किसी कारणों को लेकर एक दूसरे से झगड़ता ही है, चाहे वो खुद ही के समाज का कोई बंदा हो या किसी दूसरे का समाज का हो। तो कहने का मतलब ये था कि अब आर्य लोग आपस में ही लड़ने लगे विभिन्न कारणों को लेकर, और आर्यों के आपस में लड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के श्लोक नंबर 18, 33 और 83 में मिलता है, जिसे हम दासराग्य युद्ध के बारे में हम जानते हैं, है ना। दासराग्य युद्ध जो है आर्यों के साथ संघर्ष है, जिसके बारे में आपको विशेष रूप से पता भी होगा कि जो तिरुत्सु कबीले के भरत जन का जो शासक था सुदास, उसने जो है अपने प्रधान पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा के और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। इस वजह से विश्वामित्र क्रोधित हुआ और तिरुत्सु कबीले के जो भरत जन के जो शत्रु कबीला था, शत्रु जन था, पुरुजन, उसके पक्ष में वो जाके मिल गया, और इन दोनों के मध्य में पहले से ही जो रावी नदी थी उसकी धारा को मोड़ने को लेकर विवाद चल ही रहा था, और उसमें इसने जाके और जो है घृत का काम किया और एक संघ बनवा दिया सामने। 10 आर्यों का 10 जो है आर्य जातियों का एक संघ बनाया पुरुजन के नेतृत्व में,
विश्वामित्र ने। और ये दासराग युद्ध फिर जो है परशुनवी नदी या रावी नदी के किनारे पे लड़ा गया और जिसमें सुदास की विजय हुई। और इस प्रकार से जो है आर्य अनार्य युद्ध, आर्य आर्य युद्ध के बारे में जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है ना। तो इस बात को भी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए हेडिंग जमाते हैं सबसे पहले आर्य आर्य संघर्ष, है ना। अब कौन सा होगा संघर्ष? आर्य आर्य संघर्ष होगा। देखिए आर्य आर्य संघर्ष, है ना। आर्य आर्य संघर्ष की बात हम करेंगे। आर्य आर्य संघर्ष क्या रहा इसके बारे में हम लिख देंगे। जो भी मैंने अभी आपको बोल के बताया उसको हम लिखेंगे। देखिए हुआ कुछ यूं था कि जब आर्य अनार्य संघर्ष में या हम सीधा लिख सकते हैं जब आर्य जीत गए, जब आर्य जीत गए तो सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। मगर कालांतर में विभिन्न कारणों को लेकर आर्यों के साथ ही संघर्ष हुआ, है ना। हम यहां पे लिखेंगे मगर विभिन्न कारणों को लेकर, मगर विभिन्न कारणों को लेकर, विभिन्न कारणों को लेकर, मगर विभिन्न कारणों को लेकर, विभिन्न कारणों को लेकर आर्यों के साथ संघर्ष हुआ, आर्यों के साथ संघर्ष हुआ, जिसका प्रमुख संघर्ष हुआ, है ना, जिसका प्रमुख उदाहरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित प्रमुख उदाहरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित दासराग्य युद्ध है, दासराग्य युद्ध है, दासराग्य युद्ध है, ठीक है। जो कि परुष्णवी या हम इसको बोलते हैं रावी, जो कि परुष्णवी, ये ण है ना, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वी है, जो कि परुष्णवी या रावी नदी के किनारे पर हुआ था, है ना, जो कि परुष्णवी नदी के किनारे पर हुआ था, ठीक है। तो ये था आर्य आर्य संघर्ष। अब देखो किस प्रकार से यह संघर्ष हुआ और क्या इसमें हुआ था। देखिए मैं आपको बताऊं, हुआ कुछ यूं था कि जो भरत जन था और एक पुरु जन था, उन दोनों के बीच में पहले से ही और रावी नदी की धारा को, पानी की धारा को मोड़ने को लेकर विवाद चल ही रहा था। उसी दरमियान क्या हुआ कि जो भरत जन के राजा थे सुदास, उन्होंने अपना प्रधान पुरोहित के पद से और विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ को अपना प्रधान पुरोहित बना दिया। इस बात को लेकर विश्वामित्र साहब क्रुद्ध हो गए और पुरुजन के साथ मिल गए। और पुरुजन का विवाद पहले से चल रहा था, तो पुरुजन के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, 10 जातियों का एक संघ बनाया, जिसमें पक्त है, भलानिस है, विषाणिन है, अलिन है, सिवी है, यदु है, तुरु है, द्रु है और क्रीवी है, तुर्वसु है। ये 10 आर्य जातियां थी जिनका एक संघ बना और जिनका नेता
प्रोत्सा या पुरुकुत्स रहा, पुरुकुत्स को बनाया गया। साथ में ही 3 अनार्य जातियां भी इनके पक्ष में आई। एक तो आई अक्ष, एक थी अक्ष, एक थी नाम निकल रहा है थोड़ा सा, अज, शीघ्र, यक्ष, 3 नाम थे, अज, शीघ्र और यक्ष। ये 3 अनार्य जातियां भी इनमें सम्मिलित हुई, अज, शीघ्र, यक्ष भी सम्मिलित हुई, जिनका नेता भेद था, है ना, भेद या भेदा था। और इस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा पक्ष भरतजन था। भरतजन के साथ में, भरतजन का नेता राजा सुदास था, साथ में वशिष्ठ जी थे, और सृंजय कबीले ने भी भरतजन का साथ दिया था। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भरतजन की विजय हुई, और कहते हैं कि उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये कहानी है पूरी दासराग युद्ध की। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखना चाहूंगा दासराग युद्ध की। देखो, दासराग युद्ध, हम हेडिंग जमाते हैं दासराग युद्ध यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग जमा देता हूं, दासराग युद्ध, है ना, दासराग युद्ध। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊं। एक तो ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें 7वें मंडल से, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में श्लोक नंबर कौन सा है? 7वें मंडल में जो श्लोक है ना, वो मिलते हैं, एक तो 18वां, एक 33वां और एक 83वां, है ना। ये 3 श्लोक ऐसे हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में, श्लोक 18वें, 33वें और 83वें में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। स्थान कौन सा था? परुष्णवी नदी। स्थान कौन सा था? परुष्णवी या रावी नदी के किनारे, ठीक है। परुष्णवी या रावी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। अब इसमें जो 2 पक्ष थे, वो 2 पक्ष कौन कौन से थे, उन 2 पक्षों की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है। जो 2 पक्ष थे साथियों, 2 पक्षों में मैं बात करूं तो एक पक्ष तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, और एक पक्ष हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। एक पक्ष में तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे भरतजन आ जाएगा, भरतजन, ठीक है। भरतजन जो कि त्रित्सु कबीले से था, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, त्रित्सु कबीले का भरतजन था। और इनका जो नेता था, भरतजन का नेता था, वो था राजा सुदास था। और राजा सुदास के साथ में कौन था? और वशिष्ठ जी थे। कौन थे? वशिष्ठ थे, है ना। राजा सुदास के साथ वशिष्ठ थे, है ना। राजा सुदास के साथ कौन थे? वशिष्ठ थे। और एक सृंजय कबीला भी इनके साथ में था। कौन सा कबीला? सृंजय कबीला, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा सृंजय कबीला, ठीक है। सृंजय कबीला भी इनके साथ में था, ठीक है। एक पक्ष तो हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा जो पक्ष था, दूसरे पक्ष को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्लैक पेन से लिख देता हूं। दूसरा जो पक्ष था वो था पुरुजन। कौन सा था? पुरुजन था, है ना, पुरुजन था। और पुरुजन का जो नेता था विद्यार्थियों, पुरुजन का नेता प्रोत्सा या पुरुकुत्स था, है ना। पुरुजन का नेता कौन था? इसका नेता कौन था? नेता मैं लिखूं यहाँ पे, तो नेता था प्रोत्सा या पुरुकुत्स, प्रोत्सा या पुरुकुत्स इसका नेता था, है ना। नेता था ये, है ना, इसका नेता था। इसके अलावा इनके साथ में, पुरुजन के साथ में और कौन कौन थे? 10 अनार्य जातियां भी थी, ठीक है। 10 अनार्य नहीं, आर्य, 10 आर्य जातियां भी थी, जिसमें मैं आपको नाम यहां पे मैं लिख देता हूं। इसमें और कौन कौन थे?
मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए इस आप ध्यान रखना इनके साथ में ही थे, है ना। जैसे एक तो था पक्त, पक्त था, एक था भलानिस, पक्त है, भलानिस है ना। विषाणिन है, विषाणिन, पक्त, भलानिस, विषाणिन। अलिन है, अलिन है, और एक है शिवी, शिवी है ना। शिवी या शिव भी इसको लिखते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। 5 ये हो गए, और इसके अलावा और थे 5, जैसे यदु, यदु दुरुहु, यदु दुरुहु, है ना। यदु दुरुहु पुरु, यदु दुरुहु पुरु, क्रीवी, यदु दुरुहु, यदु दुरु पुरु, पुरु, और एक थे तुर्वसु, 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 है ना। यदु पुरु तुर्वसु, और एक नाम और है यदु पुरु तुर्वसु, और एक नाम और है यदु दुर्हु पुरु तुर्वसु, और अनु, अनु, है ना, अनु। तो ये थे 10 आर्य जातियां, है ना। इनके साथ में अज, सिख और यक्ष, ये 3 अनार्य जातियां भी थी, है ना। अज सिख और यक्ष, है ना। अज, सिख और यक्ष 3 अनार्य जाति थी। ये 10 क्या है, आर्य हैं, ध्यान रखना, है ना। ये 10 क्या है, आर्य हैं, ये ना, ये 10 आर्य हैं, ये पूरे आर्य हैं, आप ध्यान रखना, बस मैं बोल दिया हूं। ये जो 10 हैं, ये जो 10 नाम लिखे हैं आर्य थे, ध्यान रखना, आर्य थे, है ना। अनार्य जातियां भी थी, मैं रेड पेन से लिखना चाहूंगा अनार्य जातियों को। अनार्य जातियां भी थी, अनार्य, अनार्य जातियां भी थी इनके साथ में। अनार्य जातियां भी कौन कौन सी थी, एक तो थी अज, एक थी सिख, अज, सिख और यक्ष, अज, सिख और यक्ष, ये 3 अनार्य जातियां थी। और अनार्य जातियां थी अज, सिख, सिख क्या शीघ्र है, सॉरी, अज, सिख, अज, शीघ्र, यक्ष, इन 3 जातियां थी। और इन तीनों का नेता कौन था, इन तीनों का जो नेता था वो नेता था भेदा। नेता कौन था, भेदा या भेद, है ना। इन तीनों का नेता भेदा या भेद था। यदि ये नाम कट रहे हों तो मैं फिर बोल रहा हूं, अनार्य जो 3 जातियां थी उसमें एक तो था अज, एक था शीघ्र, और एक था यक्ष, है ना। अज, शीघ्र, यक्ष, और इनका नेता था भेदा या भेद, ठीक है। भेदा या भेद इनका नेता था, ठीक है। तो ये था दासराग युद्ध के 2 पक्ष थे, और इसमें जीता कौन, सुदास जीता था, है ना। ये वाला जो पक्ष था, भरतजन वाला पक्ष, सुदास वाला पक्ष, ये जीता था, ठीक है। तो आप इसे उतारिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, और मैं आता हूं अब इसके दासराग युद्ध का कारण लिख लेते हैं और उसका परिणाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब देखिए कारण हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोल के बता ही रखा है कारण क्या था दासराग युद्ध के कारण, तो उसको हम लिख लेते हैं, कारण और परिणाम को, है ना। तो आशा कर रहा हूं आपको इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, चीजें बहुत कुछ नई मिल रही होंगी और बहुत कुछ सुनी हुई भी मिल रही होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूं दासराग्य, दासराग्य युद्ध, दासराग्य युद्ध के कारण व परिणाम, दासराग युद्ध के कारण व परिणाम क्या निकले। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कारण, सबसे पहले मैं लिखूंगा कारण क्या था, कारण वही था, कारण क्या था, कारण वही था कि भरतजन के, भरतजन जो कि तिरत्सु कबीले से था ना, तिरत्सु कबीला, ठीक है। ये समझ गए होंगे, जैसे राजस्थान पूरा एक कबीला मान लो, राजस्थान पूरा एक कबीला है, राजस्थान कबीले के अंदर जैसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, है ना। जैसे अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री रहे थे पहले, ठीक है, तो वो सरदार शहर से आते थे, है ना। तो सरदार शहर को आप जन मान लो,
और कबीला राजस्थान को मान लो, इस प्रकार का मामला था ये ना। तो भरतजन के राजा सुदास ने अपने प्रधान पुरोहित वशिष्ठ को हटाकर विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना दिया था। वशिष्ठ को बनाया। इस कारण विश्वामित्र नाराज होकर कहां चले गए? इस कारण विश्वामित्र नाराज होकर पुरुजन के पक्ष में चले गए, जिसकी नाराज होकर पुरुजन के साथ मिल गए, जिसकी भरतजन से नर्मदा नदी की धारा को लेकर, नर्मदा नदी है या रावी नदी है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। रावी नदी होना चाहिए, नर्मदा तो अभी दक्षिण में वहां तक नर्मदा नहीं है, सॉरी रावी नदी है ये, ठीक है। यदि ये रावी नदी होगी ना, सॉरी नर्मदा नदी होगी तो मैं कल करेक्शन करवा दूंगा, वरना मैं कल कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से रावी होनी चाहिए, रावी नदी है शायद ये। रावी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर भरतजन से रावी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद चल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से पहले से विवाद चल रहा था और यह कारण और मिल गया, है ना, विश्वामित्र वाला कारण और मिल गया। तो इस प्रकार से जो है ये दासराग युद्ध का कारण बन गया, ठीक है। इस प्रकार दासराग युद्ध का कारण बन गया। अब परिणाम क्या हुआ दासराग युद्ध का, ठीक है। अब हम यहां से ये यहाँ पे पूरा होता है कारण, अब हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं परिणाम, ठीक है। परिणाम लिख देते हैं यहाँ पे। परिणाम क्या रहे? तो परिणाम इस युद्ध में जो है भरतजन के कबीले सुदास की विजय हुई, है ना। परिणाम हम लिखेंगे दासराग युद्ध में भरतजन की जीत हुई। भरतजन की जीत हुई, ठीक है। भरतजन की जीत हो गई और कहा यह जाता है कि इस ही भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था, ठीक है। इस भरत के नाम पर, है ना, हम आगे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखूंगा इस भरतजन के नाम पर ही भारत का नाम इस जब भरतजन के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम तो लिखा ही नहीं, सॉरी, नाम भारत पड़ा, ठीक है। इस प्रकार की ये क्या है, एक किंवदंती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसी भरतजन के नाम पर भारत पड़ा।
कुछ लोग दुष्यंत और शकुंतला का भी एक पुत्र हुआ था जिसका भी नाम भरत था, कहते हैं कि उसके नाम पर भारत पड़ा। तो सब अपने अपने जगह पे और ठीक है, सब ये दंत कथाएं हैं, चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्य के संबंध में जो बातें थी वो हमारी यहाँ पे पूरी होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें। आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, काफी समय हो गया है, ठीक है। तो हम अब इसके आगे का जो मामला है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब अभी तो प्रसार क्षेत्र हम देखेंगे इसका कि जब जो वैदिक सभ्यता का प्रसार क्षेत्र था आर्यों का, वो किस प्रकार से होता है, उस प्रसार क्षेत्र की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। कल की क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए विद्यार्थियों। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इन नोट्सों पे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, काफी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। आपको अब विश्वास वैसे हो भी गया होगा। यदि नहीं हो विश्वास तो आप एक काम जरूर करना, मैंने आपको पाषाण काल पूरा करवा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बाद मेरी तरफ से सिंधु घाटी सभ्यता का मैटर भी आप तक पूरा पहुंच जाएगा। जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूं तो आप उसको ढंग से पढ़ के और फिर टेस्ट देना, किसी का भी टेस्ट ज्वाइन कर लेना आप, और वो टेस्ट दे के तब आप उसमें चेक करना कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में से आपको 70% या उससे अधिक सवाल मिले या नहीं मिले। यदि नहीं मिले हों तो आप, तो भी मैं यही कहूंगा, पहले तो ये वाला मैटर याद करना, उसके बाद ये मैटर पूरा याद हो जाए आपको तो भले ही आप किताबों को पढ़ लेना। लेकिन जब तक ये वाला मैटर पूरा याद नहीं हो जाता तब तक आपको किताबों पे नहीं जाना है, वरना आप किताबों में उलझ जाओगे, मैटर सेलेक्टिव नहीं रख पाओगे और बार बार नहीं पढ़ पाओगे। और जब तक आप 5 से 7 बार पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ोगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, या होगा तो तुक्के से होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।